बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हफ्ते का पहला दिन है तो पहला दिन आपका काफ़ी एनर्जी के साथ स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले दिन की एनर्जी जो है उसको लेके आप बाकी हफ्ते में अपना काम करते हैं। अगर पहले दिन ही आपका डाउन होगा तो फिर बाकी हफ्ता कैसे गुजरेगा। सो पहले दिन अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें और खुश खुश काम पर जाएं। और मैं भी प्रोग्राम का आगाज़ और आज के दिन का आगाज़ इस उम्मीद और दुआ के साथ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में जिन बातों के हवाले से आपसे डिस्कस करना है, काफ़ी अहम बातें हैं जो कि आपसे करनी है। पहले तो अगर हम मौसम की बात करें तो 2 दिन तक लाहौर में बारिश होती रही है, बल्कि मुल्क के बाकी इलाकों में भी, बाकी हिस्सों में भी बारिश होती रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी भी होती रही है। बल्कि बलूचिस्तान में बहुत शदीद इस मरतबा बर्फबारी हो रही है। और मैं कल बल्कि न्यूज़ में भी देख रही थी कि इस मरतबा बलूचिस्तान का दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, मतलब काफ़ी सर्दी वहाँ पर हो गई है। अच्छा, लाहौर में काफ़ी सर्दी है बारिश के बाद, और आज तो खैर मौसम काफ़ी खुशगवार है। आज तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि अब इस हफ्ते में जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक बारिश नहीं होगी। तो चलें जनाब, मौसम अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया। अच्छा, इसके अलावा प्रोग्राम में आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल, और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने जो कौम से खिताब किया है, बहुत सारी गुफ्तगू की, बातें की, लाइव कॉल्स भी उन्होंने ली, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। अच्छा, सर्विकल कैंसर क्या होता है, इस हवाले से आपको भी आगाही देंगे, मैं खुद भी इस हवाले से आगाही लेना चाहूँगी कि ये क्या होता है और ख़ास तौर पर ख़वातीन को ये किस तरह मुतासिर करता है। मेकअप के जदीद रुझानात के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आपको बहुत सारी टिप्स भी देंगे आज के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब के खिताब के हवाले से, जो कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कौम से खिताब किया। पहले थोड़ी सी आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमारी कि पार्लियामेंट में वो मुझे बोलने नहीं देते, वो शोर मचा देते हैं। एक पूरा एनआरओ का वहाँ एक क्राउड बैठा हुआ है, जो कि एनआरओ अगर नहीं दोगे तो आप बोल नहीं सकते, तो इसलिए मैं आप वहाँ बात नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ और मैं मुंतज़िर हूँ आपके सवालात का। मैं इसलिए भी आपके सामने हूँ कि देखें, अल्लाह ने ये जो पाकिस्तान बनाया है, ये एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम है। ये बार बार मैं कहता हूँ। इसके जो हमारे नजरियाती लीडर। तो जनाब, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू काफ़ी देर की थी, कल गालिबन कुछ 2 घंटे के करीब उन्होंने गुफ्तगू की और कौम से खिताब भी किया, साथ ही साथ लाइव कॉल्स भी ली, लोगों के सवालों के भी जवाब दिए। तो अभी वज़ीर आज़म ने जो मुल्की सियासत पर बात की, साथ साथ मईशत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है मुल्क में महंगाई भी है, गुर्बत भी है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और महंगाई की सूरत हाल पर मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं अक्सर परेशान होकर रातों में उठ जाता हूँ। और क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई की ये लहर है, जिसकी वजह से आवाम पिस रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी हुकूमत में हूँ तो खामोश हूँ, अगर मैं हुकूमत से निकल गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा और फिर छुपने को जगह नहीं मिलेगी। तहरीक इंसाफ मौजूदा और अगली हुकूमत की मुद्दत पूरी करेगी। बहुत सी बातें उन्होंने की हैं और इसी सिलसिले में हम बात भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी वालेकुम सलाम आयशा, आपको भी सुबह खैर। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सहर साहिबा, गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया, एक तो आप इसको किस तरह देखती हैं? उनकी तकरीर में गुस्सा भी था और कुछ पैगाम भी था और गालिबन ऐसा लग रहा था कुछ धमकी भी है अपोजिशन को, कैसे देख रही हैं आप? मुझे तो लगता है कि वज़ीर आज़म साहब कुछ घबराने लगे हैं कि जो तकरीर थी, मुझे नहीं पता कि वो पैगाम किस बात को दे रहे थे, लेकिन एज ए पाकिस्तानी शहरी एक सवाल मेरे जहन में जरूर उठा कि जो उन्होंने कहा कि अभी मैं खामोशी से अपने ऑफिस में बैठ के तमाशा देख रहा हूँ, तो वजीर आजम साहब, क्या आप अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह इसलिए ले रहे हैं कि आप अपने ऑफिस में बैठ के खामोशी से तमाशा देखें और अवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले दबे? देखिए, आपने तो अपने माफिया को आइडेंटिफाई किया था ना, जब आटा और चीनी का बहरान आया था, तो आपको तो कुछ करना चाहिए था ना उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। आपने तवज्जो मरकूज रखी सिर्फ अपोजिशन की किरदार कशी में। और कल भी मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक शख्स जो कि वजीर आजम के मनसब पे फाइज है, वो आज भी इस किस्म के अल्फाज का चुनाव कर रहा है, घटिया, खतरनाक। ये घटिया कौन है और खतरनाक क्या होगा? ये वो सवालात हैं
जो आज पाकिस्तान के हर शहरी के जहन में है कि ये वजीर आजम साहब किसको बता रहे थे आप अगले 5 साल भी रहना चाहते हैं, आपकी मासूमाना ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश का जो है यकीनन अगर आप कुछ कारकर्दगी दिखाएं तो अवाम एहतराम करेगी, लेकिन इस महंगाई के साथ उस फरेब के साथ जो आपने कंटेनर से शुरू किया, अवाम को जो आपने गलत बयानी की, मैं समझती थी कि कल जो कौम से खिताब है शायद वजीर आजम साहब जहां ये एतराफ कर रहे हैं महंगाई है वहां कौम से माफी मांगेंगे, कहेंगे कि मैंने कंटेनर पर जो आपसे वादे किए, जो दावे किए, जो कहा वो सब झूठ था, वो फरेब था, मुझे अब पता लग गया। और मुझे सिर्फ यही नहीं पता लगा कि जो अवाम क्या कह रही है, मुझे पता लग रहा है अपने अंदरूनी आवाजों से, अपने साथियों से। अभी जो अहमद जवाद कह रहे हैं, जो जस्टिस वजी ने कहा, जो अकबर एस बाबर ने कहा, जो परवेज खटक ने कहा, जो फौजिया कसूरी ने कहा, ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी सिर्फ अपोजिशन को आप नहीं इल्जाम दे सकते, अब ये आवाजें जो अंदर से आ रही हैं वो भी इस बात का एतराफ कर रही हैं कि आपने जो कुछ कहा था वो गलत था। और आज भी ये बजाय इस बात के कि आप अवाम के सामने कोई हल पेश करें, आप ये बता रहे हैं कि अगर मैं निकला तो खतरनाक हो जाऊंगा। यानी आपको क्यों लग रहा है कि आप निकल रहे हैं? क्या आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, या अब आप घबरा रहे हैं, या आप कंफ्यूजन का शिकार हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, या आप जो है किसी नई नहज पे चल रहे हैं कि जी अब ये इक्तदार जो है वो मेरी ख्वाहिश है, मैं इस कुर्सी पे बरजमान रहूंगा तो आप ये इस मुल्क को चला सकेंगे, वरना मैं फिर बोलूंगा जी हुंडी से पैसे भेजो, फिर मैं कहूंगा कि बिल जलाओ, फिर मैं कहूंगा कि सिविल नाफरमानी की जो है मूवमेंट चलाओ। और आपको किसने ये हक दिया कि जिसको किसी अदालत ने मुजरिम साबित नहीं किया, आप रोजाना सरकारी वसाइल, सरकारी अथॉरिटी, करोड़ों रुपए, पीटीवी का टाइम, हर चीज जो है वो सर्व करके आप सिर्फ इस बात के ऊपर जो है वो टाइम लेते हैं कि अपने वसाइल के जरिए आप बताएं कि जी कौन जो है वो घटिया है, कौन जो है वो चोर है, कौन जो है डाकू है, ये आपका तकिया कलाम होगा। लेकिन अवाम जो है अब इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो चाहते थे कि आप बताएं कि हल क्या है, आप क्या रिलीफ ला रहे हैं। एक ज़राई मुल्क के अंदर आज जो है वो खाद नायाब है। एक ज़राई मुल्क के अंदर जो है डीजल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि किसान शायद अपने घर के लिए दाने तो लगा ले, वो गंदम की काश्त नहीं करेगा, वो अपनी फसलें उजाड़ रहा है क्योंकि उसको जो है ना बीज खरीदना मुश्किल है। लेकिन सहर साहिबा, हुकूमत तो कह रही है कि किसान काफी खुशहाल हो गए हैं, इसीलिए जो यूरिया खाद थी उसकी डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, इसलिए उसकी भी शॉर्टेज हो गई, तो किसानों की जेब में पैसे हैं तो वो इसीलिए तो इतनी खाद खरीद रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर झूठ बोलने पे टैक्स लगता, झूठ बोलने जो है मामला हल हो जाते तो आपको आज किसान जो है ना सड़कों पे नजर नहीं आते। आप मुझे एक सिंपल मैं आपसे बात करूंगी, आप मुझे बताएं कि कितनी दफा पिछले 2 महीने के अंदर जो है वो डीजल की कीमत बढ़ी है। जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो क्या आप किसान वापस जाएं बैल लेकर आए हल चलाने के लिए, या वो डीजल की कीमत बढ़ने से हल की कीमत भी बढ़ती है, बीज की कीमत महंगी। इसी मुल्क के अंदर जो है वो डीएपी नायाब हो गई, ठीक है, वो 10-10, 11-11 हजार में जो है ना वो बिकी। देखिए हुकूमत अपने माफिया को आइडेंटिफाई करे। जो वजीर आजम साहब ने बताया था ना कि इनके वो माफिया जो कि एक ज़राई मुल्क के अंदर 4-4 लाख टन गंदम इंपोर्ट करते हैं, चीनी इंपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क की जो है जो ज़राअत है उसको तबाह कर रहे हैं। अगर वजीर आजम साहब अपने ऑफिस में बैठ के सिर्फ तमाशा देखेंगे और आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये पैसा कौन बना रहा है, कौन कौन जो है, जस्टिस वजी की बात में बड़ा वजन था जब उन्होंने ये कहा कि इनका किचन जो है वो फाइनेंस्ड होता है, लोग पैसा लगाते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो देखिए ना, इनडायरेक्टली यू आर द बेनिफिशियरी। आपने कहा जी करप्ट है, आपने कहा एनआरओ। मुझे बताएं वजीर आजम साहब, क्या आपने जब 12 लाख देके अपना घर जो है रेगुलराइज कराया था तो आपने एनआरओ नहीं लिया था? जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की, क्या आपने उनको एनआरओ नहीं दिया? क्या बीआरटी पेशावर के ऊपर, क्या बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर, क्या बाकी जितने स्कैंडल्स हैं उनके ऊपर कभी आपने तहकीकात की कि अद्वियात की कीमत क्यों बढ़ी थी? आपने तो रद्दोबदल किया। आपने तहकीकात की कि मईशत क्यों दबा हुई? आपने तहकीकात की जब दुनिया भर में जो है तेल की कीमत कम थी, हमारे यहाँ क्यों पेट्रोल गायब हो गया था? और जब तक कीमत नहीं बढ़ी वो क्यों नहीं आया पेट्रोल पंप्स पे? ये तमाम तहकीकात आप करते तो आपको पता लग जाता है कि करप्ट माफिया आपके दाएं बाएं हैं और आपने उनको एनआरओ दिया है। आप तो उन तमाम लोगों को दिया है जिनको आप चोर डाकू कहते थे, जो आप दाएं बाएं आपके साथ हैं।
आपकी जो नजरियाती साथी हैं जो 20-20 साल से आपके साथ थे, वो तो आपके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसमें जो आप टाइम ले रहे हैं, क्या ये एनआरओ नहीं है? देखिए, एनआरओ तो बहुत सारे हैं, सिलाई मशीन पे एनआरओ है, बहुत सारे इनके मंसूबों पे रिंग रोड स्कैंडल के ऊपर एनआरओ है। जो ये तमाम बातें वो है जो आपके अंदर से आपके अपने देरीना साथी वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि कश्मीर के इशू के ऊपर, मैं तो अहमद जवाद की बात सुन के हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के इशू पे भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। देखिए, कौमी सलामती की तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जो पॉलिसी आप लेकर है, क्या वो भी एक डिस्ट्रैक्शन थी? क्योंकि हमने तो देखा कानूनियत बढ़ी, हमने देखा दहशतगर्दी बढ़ी, आपने मईशत को उसका कोर कहा, माशी जो है वो एक बहरान में पाकिस्तान उसका शिकार है। आपने कहा सिटीजन सेंट्रिक है, अवाम जो है वो तो आपने उसको जो है उठा के जो है वो उसके जी। अच्छा, सहर साहिबा से गालिबन कुछ लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन आई है, कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उनसे हम दोबारा से बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो जैसे कि बात कर रही थी कि हुकूमत कह तो रही है कि भाई जो तमाम एनआरओ लेना चाहते हैं लेकिन हम किसी को एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन और कई मसले थे जो कि वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता जो रोज़ कौम से गुफ्तगू की है और लोगों के सवालों के भी जवाब दिए उसमें उन्होंने किया है। अच्छा सहर साहिबा, एक सवाल जो था वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं अभी हुकूमत में हूँ तो मैं खामोश हूँ, अगर मैं हुकूमत से निकल गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। आपके ख्याल में उन्होंने ये धमकी दी है क्या किसी पार्टी को, अपोजिशन को? देखिए, बात तो बड़ी जो है ना वजनदार है। मैंने पहले भी कहा ना कि चमन तक दीवार जिंदा हम ना कहते थे, ये पैगाम है किसके लिए, वज़ीर आज़म किसको बता रहे हैं कि ना वो ये पैगाम जो है आप अपोजिशन के लिए तो अब तो अभी भी खतरनाक है। अपोजिशन तो आपकी इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार है। ये अब आप किसको बता रहे हैं? मैंने यही तो आपसे कहा कि अब इनका क्या प्लान है। ये क्या चाहते हैं कि एक दफा पाकिस्तान को दोबारा एक नए तरीके से इंस्टेबिलिटी में धकेलें? ये क्या बता रहे हैं कि खतरनाक क्या है, खतरनाक कौन है और खतरनाक क्यों है, और खतरनाक किस किस के लिए ये होंगे? देखिए, मैंने बताया ना कि घबराने का वक्त है वजीर आजम साहब के, और वो घबरा रहे हैं और आवाम को बता रहे हैं कि मैं घबरा रहा हूँ। क्या वजीर आजम साहब में इतनी जरूरत है कि वो अहमद जवाद की लाइव कॉल ले लें? क्या इतनी जरूरत है कि जस्टिस वजी की, अकबर एस बाबर की भी लाइव कॉल ले लें? मैनेज कॉल्स लेके एक मुबहिम जना अल्फाज के अंदर एक वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं। तो जिनको पैगाम मिला है यकीनन सब समझ गए होंगे कि ये जो है इक्तदार, कहते थे ना कि मुझे इक्तदार से दिलचस्पी नहीं है, यहाँ कहते हैं कि अगले 5 साल भी मैं रहूंगा वरना खतरनाक हो जाऊंगा। अच्छा, लेकिन ना मेरा तो सवाल यही है, खतरनाक अब ये मैसेज है किसके लिए? ये तो इसकी तशरीह भी कर देते ना कि आप बताएं। सवाल हम लोगों का भी है कि उन्होंने ये असल में पैगाम दिया किसको है, ऑपोजिशन को दिया है तो ऑपोजिशन ने किसको दिया है। अच्छा सहर साहिबा, उन्होंने वज़ीर आज़म ने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि इसके मुताबिक गैस बहरान के बाद अब खाने की अशिया का भी बहरान आने वाला है। तो वैसे ही मुल्क में अभी आप भी जिक्र कर रही थी खाद के मसाइल हैं और किसानों को खाद नहीं मिल रही, लेकिन अब क्या ऐसा लग रहा है कि अब गंदम का बहरान भी आ सकता है? क्योंकि गुज़श्ता कुछ रोज में हमने देखा कि कुछ ऑपोजिशन रहनुमाओं ने भी कहा कि गंदम का बहुत शदीद बहरान आने वाला है। देखिए, बात ये है आयशा, मैं खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और मैं इस बात को समझ रही हूँ कि हमारी सकत नहीं थी दफा गंदम लगाने की, इसलिए कि जो है इतना महंगा बीज था, डीएपी नहीं मिल रही थी और अब यूरिया नहीं मिल रही। जिन्होंने लगाई भी है उनकी तबाह हो रही हैं। और ये ऐसे नहीं हो रहा। देखें, बात ये है कि जो बेनिफिशरी जिन से बेनिफिट लिया है वजीर आजम साहब ने, वो भी तो बेनिफिशरी है ना इस निजाम के। अगर ये बहरान पैदा नहीं होगा तो फिर ये कैसे इंपोर्ट होंगी? मुझे आप बताएं कि जो है ना आपके कराची पोर्ट के ऊपर गंदम का जो है वो जहाज जल जाता है, उसका कंटेनर जल जाता है। आपकी जो है ना यहाँ पे एक ऐसा मुल्क जहाँ पे जो है एंग्रो फैक्ट्री है, आपकी जो है वो एफएफसी है और मेरे ख्याल में वो अरब फर्टिलाइजर है, उसके बाद आपको यूरिया नहीं मिल रही, जबकि कहते हैं कि गैस की सप्लाई भी है। वजीर आजम के मुताबिक मैं क्या बोलूं, जहां जापान और जर्मनी की सरहदें मिलती थी वहां ब्लूमबर्ग भी एक मैगजीन है। तो मैं तो जाहिर बात है कि वजीर आजम साहब की मालूमात को चैलेंज नहीं कर सकती, लेकिन वजीर आजम साहब जो है वो ये बताएं कि आपने क्या हल निकाला। आप क्या बैठ के अपने ऑफिस में सिर्फ तमाशा देखेंगे, धमकियां देंगे, खतरनाक होना बताएंगे, या इन माफिया के लिए भी आप खतरनाक होंगे जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं? देखिए ना, हमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें आइडेंटिफाई तो हो गया था इन्होंने क्या कार्रवाई की है अपने वजीरों और मुशीरों के खिलाफ।
जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या बाकी जो बेनिफिशरी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, हमें तो कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। मतलब कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हो रही जो हुकूमत में शामिल रहे हैं, लेकिन बहरहाल ओपोजिशन के खिलाफ काफी कार्रवाइयां हो चुकी हैं। सैर कामरान साहिबा बहुत शुक्रिया। ये मैं आपके सवाल का एक मुख्तसर मैं ये जरूर बताऊंगी, इस बात में कोई शक नहीं है कि गजाई किल्लत पाकिस्तान के अंदर पैदा होगी अगर इसके ऊपर फौरी तौर पे काबू ना पाया गया। जो फर्टिलाइजर का बहरान है, अगर फार्मर्स को रिलीफ ना दिया गया, अगर उनकी जो फसलों की सही कीमत ना दी गई, तो शायद ये जो कार्टेल्स हैं, ये माफिया, ये तो फायदा उठा लें, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक नए किस्म की आजमाइश का शिकार होगा। चले अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पे ऐसी कोई आजमाइश आए। सहर कामरान साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है और अगर ये देखा जाए तो ये रियासत की जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वो अपने तमाम रियासत के जो फ़र्द हैं उनको तालीम की बुनियादी सहूलियात फराहम करें। लेकिन अगर हम अपना कंपैरिजन बाकी मुल्कों से, बाकी कौमों से करें तो पाकिस्तान बहुत पीछे है तालीम के लिहाज से, और बहुत से मामलात की तहकीक के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बाकी कौमों से बहुत पीछे है। मतलब अगर हम अपने खित्ते में ही देख लें कि यहाँ पर श्रीलंका है, इंडिया है और बांग्लादेश है या बाकी मुल्क हैं, तो तालीम में पाकिस्तान अभी भी बहुत पीछे है। और जैसे कि मैं बात करी थी कि रियासत की जिम्मेदारियों में से ये बेसिक एक जिम्मेदारी है कि अपने हर फ़र्द को तालीम की बुनियादी सहूलियात फराहम करे। लेकिन हम अगर ये देखें कि हमारे स्कूल्स तो बने हुए हैं लेकिन वहाँ बच्चे नहीं होते हैं। ये अगर रियासत की जिम्मेदारी है तो ये घर वालों की भी जाहिर सी बात है जिम्मेदारी है। हमारे घर वालों में, या अगर कहा जाए कि फैमिलीज़ में उस तरह का शौक़ नहीं है अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने का जिस तरह बाहर के मुल्कों के लोगों में हम देखते हैं। क्योंकि मैं फिर वही बात कंपैरिजन की कर रही थी कि अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में तालीम का मेयार भी कम है और तालीम का रेशियो भी बहुत कम है बाकी कौमों की निस्बत। अच्छा, इसकी वजह क्या है, इस पे हम बात करेंगे। मियाँ इमरान मसूद साहब, साबिक वज़ीर तालीम, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ इमरान साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मियाँ साहब, आज तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी है, इस हवाले से भी हम तालीम के हवाले से ज़रूरी बात करना चाह रहे थे। हमारी तरजीहात में क्यों शामिल नहीं है तालीम, या अपने बच्चों को तालीम देना, या रियासत की तरफ से लोगों को इस तरफ लेकर आना? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि किसी भी गवर्नमेंट का या स्टेट का तालीम की तरफ ध्यान ना होना। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत सी गवर्नमेंट्स ने इस पे बहुत सा ध्यान भी दिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें पाकिस्तान की एजुकेशन के हालात देखें तो ये शर्मनाक हालात इसलिए हैं कि हम पैसा बहुत कम मुख्तिस करते हैं इस सेक्टर में। हमारा जीडीपी का जो शेयर है एजुकेशन का, वो बिल्कुल शर्मनाक है कि हम 2% या 2.2 से आज तक ऊपर गए ही नहीं हम लोग। जो मिनिमम जो हमारा टेबल होता है जीडीपी में शेयर जो होता है पूरी दुनिया में, वो कम से कम 4% प्लस होता है। अब बहुत से महज़ब जो ममालिक हैं, डेवलप्ड ममालिक हैं, वहाँ पे तो 20% पे जा रहे हैं, 18 पे जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि स्प्रेड बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप पंजाब की मिसाल ले लें तो यहाँ पर तो तकरीबन 53,000 सरकारी स्कूल यहाँ पर मौजूद है, 1,000 आपका सरकारी कॉलेज मौजूद है, और आपकी कम से कम कोई 25-26 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 10 आपके तालीमी बोर्ड्स हैं। अब होता यह है कि जो हमारा इनरोलमेंट है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, ड्रॉप आउट जो है वो ज़्यादा होता है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। ऐसे ही तो हुकूमत जो है, वजारत जो है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाती तो ज़रूर है कि जी आप इम्प्लीमेंट कर दें इसको, ताकि जो हमारे टारगेट्स हैं वजारत के, इनरोलमेंट बढ़ाना, ड्रॉप आउट कम करना, क्वालिटी असेसमेंट, एग्जामिनेशन, गर्ल्स एजुकेशन, टेक्निकल, वोकेशनल, फिर हायर एजुकेशन, तो ये अब महकमा जो है ये बटा हुआ है 3 बड़े डिपार्टमेंट्स में। हायर एजुकेशन अलहदा हो गया है, स्कूल एजुकेशन अलहदा है, टेक्निकल भी अलहदा है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी अलहदा हो गई है,
और आईटी की वजारत भी अलग होगी है। हालांकि ये पांचों चीजें एक ही स्कूल में भी होती हैं। तो जब तक आप एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं करेंगे, पांचों वजारतें मिलकर, और हुकूमत वफाकी भी और सूबाई भी इसमें तैयार हो, तो आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है निसाब, तो निसाब अच्छा होगा तो प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। अब बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, टीचर का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अगर निसाब अच्छा है जी, निसाब अच्छा है और टीचर अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो निसाब अच्छा है, टीचर अच्छा है तो आपको फायदा है। लेकिन स्कूल में अगर आपकी 4 दीवारी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो उस अच्छे निसाब का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये जो जितनी भी चीजें, जो लवाजमात हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हमें पूरा करना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत जोर अभी हुकूमत ने लगाया इस दफा, SNC आया, सिंगल नेशनल करिकुला, एक कौम एक किताब, चारों सूबों में वफाक में एक ही निसाब होगा। इस पे बहुत ज्यादा बहस भी हुई और इसमें नाजरा भी इन्होंने कंपल्सरी किया, उर्दू मीडियम कर दिया। इस पे प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल्स हों, प्राइवेट कॉलेजेस हों या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हों, आपका आर्टिकल 25A तो ये कहता है कि लाजमी और मुफ्त तालीम हमने देनी है पाकिस्तान के तमाम बच्चों और बच्चियों को। लेकिन हुकूमत अपना ये आईनी रोल अदा नहीं कर पा रही, इसलिए कि उनकी हुकूमत के इतने वसाइल नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलाइए, उनको आप अपना पार्टनर बनाएं। वो तो आपसे पैसे तो लेते नहीं है, वो तो पेरेंट्स पैसे देते हैं, डेवलपमेंट में भी पैसे वो खुद लगाते हैं। तो ये जब तक हमारी कमिटमेंट नहीं आएगी तब तक ये मामलात आगे नहीं चलेंगे। बहुत मियां इमरान साहब, आपने जैसे कि अभी एक निसाब की बात की है, तो आपके ख्याल में अभी जो पंजाब हुकूमत ने ये अब फार्मूला अपनाया है कि तमाम स्कूलों में एक ही निसाब होगा, प्रैक्टिकली क्या ये मुमकिन है? देखिए, प्रैक्टिकली बहुत मुमकिन है, ये इसमें कोई हर्ज नहीं अगर आपका एक ही निसाब हो। हमारे यहाँ मैट्रिक का मुकाबला किया जाता है O लेवल से और A लेवल से। फिर हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर में इंटरनेशनल बैकलॉरिएट प्रोग्राम है, फिर अमेरिकन हाई स्कूल है। तो ये बहस होती है कि कौन सा निज़ाम अच्छा है। देखिए, मैट्रिक तो बरतानिया ने ख़त्म कर दिया, OA लेवल भी बरतानिया ने ख़त्म कर दिया। हम ब्रिटिश मॉडल को ज़्यादा फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो अब ये नहीं हो सकता आप O लेवल वालों को नीचे मैट्रिक की सतह पे ले आए। आप मैट्रिक को ऊपर क्यों नहीं करते थे इस प्रोग्राम को? आप इसका मयार जो है वो अच्छा रख दें, बच्चे को ऐसा तैयार करें जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री का पता हो, जिसको क्लाइमेट चेंज का पता हो। ऐसा आप निसाब बनाइए जो क्रिटिकल थिंकिंग हो, बच्चा अपना रटा ना लगाए, अपना दिमाग यूज करे, अपनी सोच को इस्तेमाल करे, बच्चे की ट्रेनिंग हो, थ्रू टीचर्स अच्छी ट्रेनिंग हो। तो निसाब वही अच्छा होता है जिसका कंटेंट अच्छा हो, जिसके टारगेट्स हो कि हमने कैसा प्रोडक्ट हमने निकालना है। अब हमें बच्चों को वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट्स बनाना है। हमारे बच्चों का मुकाबला पूरी दुनिया के बच्चों के साथ है। पाकिस्तान भी उस रेस में शामिल होना चाहता है, उस सतह पे आना चाहता है जहां पर बरतानिया के बड़े बड़े ममालिक और अमेरिका तालीमी हवाले से हुए, जहां पर रिसर्च होती है। तो अगर आप मुझसे तालीम का सवाल करेंगी तो इसमें यूनिवर्सिटी सेक्टर भी आएगा, कॉलेज पे भी बातें करनी पड़ेगी, स्कूलों पे भी बातें करनी पड़ेगी, फिर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे, फिर असेसमेंट पे करनी है हमने बात, रिसर्च पे करनी है, जर्नल्स पे बात हमने करनी है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। अब हर लेवल पे, हर सेक्टर पे हायर एजुकेशन कमीशन यूनिवर्सिटियों को डील करता है जी। और महकमा तालीम पंजाब जो है वो स्कूलों को डील करता है। अब निसाब जो है वो वफाक से नीचे सूबों के पास आ चुका है। सूबे अब कुल मुख्तार है 18वीं तरमीम के बाद हैं। तो आपने इन तमाम जो आपके रेगुलेटर्स हैं या आपके जो कह लें पॉलिसी मेकर्स, इनको मिलाना है। हमने स्कूल वालों को कॉलेज साइड से मिलाना है, हमने टेस्टिंग वालों को, असेसमेंट वालों को टीचर्स ट्रेनिंग से मिलाना है, टीचर्स ट्रेनिंग वालों को हमने करिकुला जो डेवलप करते हैं उनसे मिलाना है। तो टेक्स्ट बुक बोर्ड अपना काम करता है, सेक्टरी स्कूल अपना काम करवाते हैं। तो ये एक जब तक हमारी इस पे पूरी ग्रिप नहीं आएगी, क्योंकि हमारा स्प्रेड बहुत ज्यादा है, हम कुर्सी मेज पानी और 4 दीवारी में आके हम खर्च हो जाते हैं।
क्वालिटी पे हम तो बात करते ही नहीं है और हमारा क्वालिटी पे ज्यादा जोर भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, मैं मायूस नहीं हूँ। बहुत हुकूमतों ने इस पे बड़ा काम किया है, बड़ी ग्रिप भी हासिल की है। अच्छा। ये हमारे घिसे पिटे इस निजाम में भी हम अच्छा बच्चा प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, जो रट्टा लगा के ऊपर एफएससी में फर्स्ट डिवीजन ले जाता है, या फिर वो इंजीनियर बन जाता है, या डॉक्टरी की तरफ चला जाता है, या अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी और प्रोग्राम में चला जाता है। मेरे नजदीक हाई फर्स्ट डिवीजन लेना तो जरूरी है, लेकिन हाई फर्स्ट डिवीजन लेने के साथ साथ मैट्रिक और एफएससी में बच्चे का दिमाग भी तो खुलना चाहिए। अच्छा भैया साहब, लेकिन इसमें एक चीज और भी, एक जो फैक्टर है बड़ा, मतलब तालीम पर बजट जो है वो हमारी हुकूमत की तरफ से इतना नहीं है। अभी आपने भी इस हवाले से जिक्र भी किया, तो हम से अपने सिस्टम को फिर बेहतर कैसे बनाएं, क्योंकि आला तालीम के लिए जो है हुकूमत पैसा नहीं लगा रही है। जो स्कॉलरशिप्स थी उनके भी बजट में जो था वो कट लगा दिया गया। अब अगर हमारा बच्चा चले बेसिक तालीम तो वो जैसे तैसे हासिल कर लेता है, आला तालीम के लिए अगर उसके पास सहूलियात नहीं है, हुकूमत भी स्कॉलरशिप्स नहीं दे रही है, तो फिर बच्चा आगे कैसे जाए। हमारे यहाँ पर तो जो बेसिक एजुकेशन से आगे है, हुकूमत तो इसके लिए कुछ ज्यादा कर भी नहीं रही है इकदामात। ये आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा है। देखिए, कोविड के 2 साल हुए और तबाही मच गई, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों में, स्कूल खुले ही नहीं। और हसास प्रोग्राम में हमने 160 अरब रुपया, 10-10 हज़ार रुपया हमने जो बेरोजगार थे उन तक पहुंचाया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त काम पीटीआई ने किया। लेकिन स्कूल्स को, प्राइवेट सेक्टर को कोई सब्सिडी नहीं दी गई, कोई इनकी हेल्प नहीं की गई। 20% कट लग गया, फीसों पे भी लग गया। चलें, उस पर हम ज्यादा बहस नहीं करते। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कॉलरशिप देना चाहिए हमें बच्चों को। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए कि हम बच्चे को लोन दे दें, बच्चे को हम एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दें। इतना गरीब बच्चा है हमारे यहाँ इस मुल्क में जो कि हायर एजुकेशन, आप देखें ना, सरकार का जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी फीस लेती हैं, जो सरकारी कॉलेजेस हैं वो भी फीस लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई यूनिवर्सिटी वो भी फीस लेती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को मुजरिम बना दिया गया है कि जी ये तो बहुत फीसें लेते हैं, ये तो जी लूटमार करते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों को जो तालीम आपके मुआशरे में दे रहे हैं, आपकी को तालीम दे रहे हैं, उनको आप बुरा भला कहेंगे, उनकी कानून साजी मुख्तलिफ है, सरकार की कानून साजी मुख्तलिफ है। ये मैं इस टॉपिक को ज्यादा नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन क्योंकि ये मेरे अंदर एक बात है, मेरे जहन में बात है, तो मैं ये चाहता हूँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर हम वो टारगेट्स अचीव करें जो गवर्नमेंट सेट करना चाहती है। चलें, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जो है मिलके वो टारगेट अचीव करें। मियां इमरान मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन ये बात थोड़ी मुश्किल है, जैसे कि मियां इमरान साहब कह रहे थे, ये मुश्किल है क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमेशा ऐसा तजाद रहा है कि उनके लिए इकट्ठे होकर कोई एक टारगेट को सेट करना, उसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल लगता है हमारे यहाँ पर। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। अभी मैं एक ऐसी बीमारी के हवाले से बात करने जा रही हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो मोस्टली ख़वातीन इस बीमारी की वजह से अपनी जान से चली जाती हैं। इसको सर्विकल कैंसर कहते हैं, यानी कि बच्चादानी रहम का कैंसर। और इसकी वजह से ये एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 20 ख़वातीन इस कैंसर की वजह से अपनी जान से चली जाती हैं। अच्छा, इस के हवाले से ये भी जो बात है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में 7वें नंबर पर किया जाता है जहाँ पर सर्विकल कैंसर की वजह से ज़्यादा अमवात होती हैं। हमारे यहाँ पर शायद इसका इलाज इतना नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा ख़वातीन सिर्फ इस कैंसर की वजह से अपनी जान से चली जाती हैं। और ये एक वायरस है जिसकी जो कि पैदा होता है बच्चादानी में और बहुत आराम से मुंतकिल हो जाता है, और उसकी वजह से जो ख़वातीन हैं वो फिर अपनी जान से चली जाती हैं। अच्छा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफनान रिजवान, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। और मैं इस कैंसर के हवाले से जानना चाह रही थी, ये कैसे होता है, क्या है ये कैंसर? अच्छा, पहले तो ये बात है कि ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है, ये महीना जनवरी का महीना जो है, ये कैंसर, सर्विकल कैंसर की
आगाही का महीना मनाया जाता है। अच्छा। अब इसके लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें समझने की है वो ये है कि ये वो वाहिद कैंसर है कि जिसको हम कैंसर होने से पहले तशखीस कर सकते हैं और इसको मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता है और अच्छा। इससे बचा जा सकता है। जी, ये वाहिद कैंसर है जिसकी वैक्सीनेशन भी दस्तयाब है और इसके जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बड़े अवेलेबल हैं और जिनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों में आगाही हो और वो उसको फॉलो करें तो इस कैंसर से मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह ये कैंसर होता है? मतलब खवातीन में मैं जैसे पढ़ रही थी बहुत आसानी से मुंतकिल हो जाता है। क्या शादी से पहले या शादी के बाद ये कैंसर के होने के चांसेस ज्यादा हैं? अच्छा, देखिए, बुनियादी वजह जो इस कैंसर की है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और ये वायरस जो है वो बेसिकली जिनसी ताल्लुकात से फैलता है, यानी कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अब शादीशुदा खवातीन में इसका रिस्क बढ़ जाता है या वो खवातीन जो सेक्सुअली एक्टिव हैं उनके अंदर इसका रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा ये है कि ये इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस हैं कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे उन कोई लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स पर हैं या ऐसा है कि कोई HIV इन्फेक्शन है उनको। और एक दूसरी बहुत बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि अगर ख़ानदान में पहले से फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे खाला, बहन या मदर या इस तरह किसी को है तो उन खवातीन में इसका रिस्क बढ़ जाता है। अब जो आपका सवाल है कि ये क्या आसानी से हो जाता है, तो बेसिकली ये है कि ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन जो है इसकी वायरस की तकरीबन 100 से ज़्यादा इकसाम है और उसमें से हाई रिस्क वायरस जो है वो एक है वायरस HPV 16 एंड 18 और एक 11 और 12। अब कहने की बात यह है कि 80% खवातीन अपनी जिंदगी के लाइफ टाइम में इससे एक्सपोज भी होती हैं, लेकिन ये कि उनकी जो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी है उसकी मदद से वो तकरीबन 2 साल के अंदर ये इन्फेक्शन जो है वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। अगर ये परसिस्ट करेगा और डायग्नोज नहीं होगा तो देन ये कैंसर की वजह बनता है। अच्छा, और अगर ये कैंसर सिवियर हो जाए तो इसके क्या नुकसान होते हैं? अच्छा, देखिए, अब इसमें ना पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं कि हमने जो ये बात की है कि हम इससे मैंने आपसे ये कहा कि हम मुकम्मल तौर पर इससे बच सकते हैं। अच्छा, जी, और जी, उसके लिए ना, हाँ, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ जाननी है, जो अवाम के लिए भी ज़रूरी है कि इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। उसमें ऐसे टेस्ट हैं जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं या पैप टेस्ट कहा जाता है, जो कि 25 साल से लेकर 65 साल की उम्र की जो खवातीन हैं उनके अंदर कहा जाता है कि वो हर 3 साल के बाद जो है वो लाजमी तौर पर इस टेस्ट को करवाएं। अच्छा, ये टेस्ट बहुत आसान है, सस्ता भी है। आप करीबी गायनाकोलॉजिस्ट से या जो भी हॉस्पिटल हैं वहां जाकर ये इजीली हर जगह पर अवेलेबल है। अच्छा, सही। थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अवाम के लिए कि ये जो है हार्डली इसके अंदर 5 या 7 मिनट लगते हैं। मरीज OPD में जाएगा और वहां से उसके सर्विक्स से यानी बच्चेदानी के मुंह से सेल्स लिए जाते हैं और फिर वो लेबोरेटरी में हम उसको भेजते हैं और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की तशखीस की जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं HPV टेस्टिंग। अगर तो ये पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम पैप टेस्ट कहते हैं, आम खवातीन में इसको पैप स्मीयर से भी वो जानती हैं, पैप टेस्ट भी कहा जाता है। और अगेन ये ऐसे ही है कि सर्विक्स से हम सेल्स लेते हैं और उसको फिर हम लेबोरेटरी में उसको देखते हैं कि क्या खुलियों में कोई तब्दीली तो नहीं आई। अच्छा, अब इस इन्फेक्शन की वजह से उन खुलियों में तब्दीली आ जाती है जो कि डिटेक्ट हो जाता है और ये कैंसर, ये जो इन्फेक्शन है ये कैंसर में बदलने में तकरीबन 10 साल लगते हैं। अच्छा, तो अगर ये इस लेवल पर, इस स्टेज पर डायग्नोज हो जाए कि जिसमें अभी सिर्फ खुलियों में कुछ चेंजेस आई हैं तो उनका इलाज कर दिया जाता है और मरीज जो है वो मुकम्मल तौर पर कैंसर से महफूज रहता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसकी अलामात क्या होती हैं? मतलब कैसे पता चले कि अगर किसी खातून को ये कैंसर हो गया तो इसकी अलामात क्या होती हैं? अच्छा, देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम स्क्रीनिंग मेथड्स के, ये वो मेथड्स हैं कि जिसमें हम कैंसर होने से पहले जो है जो चेंजेस आ रही हैं हम उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो एक्चुअली इस कैंसर से जो प्रिवेंशन है वो इस तरह से पॉसिबल है कि अर्ली डिटेक्शन,
जो स्क्रीनिंग मेथड्स हैं उनके जरिए से हम कैंसर होने से पहले जो चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। जी। उसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है ये वो 25 साल से 65 साल की खवातीन के लिए हर 3 साल के बाद कहा जाता है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए, जिसको पैप स्मीयर कहते हैं या HPV टेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, अब जो पेशेंट्स कैंसर जिनमें नहीं है और सिर्फ इनके खुलियों में अभी तब्दीली आई है इस इन्फेक्शन की वजह से, इस वायरस की वजह से, तो वो किसी सिम्टम के बगैर होंगी। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि वो पेशेंट्स या वो खवातीन जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं, शादीशुदा हैं, ठीक है, और उनके लिए लाजमी है कि वो ये नहीं कि वो कहें कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई मसला नहीं है। उन्होंने हर 3 साल के बाद जाकर अपना ये पैप टेस्ट करवाना है। अगर ये नेगेटिव आता है, पैपिलोमा वायरस का टेस्ट नेगेटिव आता है, तो देन 3 साल के बाद उन्होंने दोबारा जाना, ठीक है, क्योंकि ये अगर इन्फेक्शन है, ट्रीट नहीं हो रहा, तो ये तकरीबन 10 साल लगते हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट होता है। अच्छा। सो अगर 3 साल जी, तो अगर 3 साल में वो नहीं पिक हुआ, नेक्स्ट 3 इयर्स में वो पिक हुआ, तो उसके बाद उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट से इजीली जो है वो कैंसर से हम बच सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या चीज है कि इस जो स्क्रीनिंग मेथड है, जो पैप स्मीयर टेस्ट है, जो वो करना लाजमी है, और वो हर 25 से 65 साल की उम्र की खवातीन के लिए हर 3 साल के बाद करवाना लाजमी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, जैसे कि अभी आप इसकी स्क्रीनिंग के हवाले से भी बता रही थी, इसकी अलामात के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, अब किसी खातून को कैसे पता चलेगा अगर जो टेस्ट नहीं करवा रही है कि उसको कोई ऐसी तकलीफ है जिससे बाद में कैंसर डायग्नोज हो सकता है? मतलब कोई क्या जिस्मानी तकलीफ भी होती है? अच्छा, देखिए, अगर जो कैंसर की अगर हम अलामात की बात करें ना, जब कैंसर हो के का रिस्क बढ़ गया या क्या, उसमें तो ये कि खवातीन को जैसे अगर रेगुलर माहवारी है, उस माहवारी एक से दूसरे के दरमियान में अगर उसको ब्लीडिंग होती है, 2 से 3 मरतबा ब्लीडिंग हो जाती है, इसके अलावा ये कि खून ज्यादा आता है, या ये कि जब वो जिनसी ताल्लुकात जब कायम करें तो उसमें उनकी माहवारी आनी शुरू हो जाती है, या ये कि उनको बदबूदार या ब्लड स्टेन, जो खून के स्टेन जो है, उनको अगर डिस्चार्ज आना शुरू होता है, तो ये अलामात हैं कि इसमें अलर्ट होने की जरूरत है और डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो ये अलामात जब आ रही हैं तो फिर तो ज्यादा रिस्क ये है कि कहीं खुदा ना खास्ता कैंसर का शिकार तो नहीं हो गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ये अलामात अगर नहीं है तो आप ये नहीं कहें कि जी हमने इसके स्क्रीनिंग के लिए नहीं जाना। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनान रिजवान साहिबा, आपने इस हवाले से जो सर्विक कैंसर है, इस हवाले से इतनी मालूमाती बातें की हैं। यकीनन खवातीन को कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर मिली होंगी जो कि किसी न किसी इस तरह की अलामात का शिकार हैं, तो उनको अपनी स्क्रीनिंग लाजमी करवानी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ, और अभी हमने अपने स्टूडियो में बहुत अहम शख्सियात को दावत दी है जो कि आपके सितारों, सैयारों, हर चीज़ के हाल के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में या आपकी शख्सियत पर पत्थर कितना अहम किरदार अदा करते हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। दाऊद जी, दाऊद के हवाले से तो आप सब जानते हैं, मेरा ख्याल है मुझे उनका कोई तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टैरो कार्ड्स हों, सितारों के हवाले से हो, या फिर पामिस्ट्री हो, या न्यूमरोलॉजी हो, दाऊद जी, दाऊद इसमें माहिर हैं, और आज हम उनसे भी कुछ सितारों के हवाले से ही जानेंगे। और उनके साथ मुजफ्फर अली रिजवी जोहरे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर जवाहरात हैं, उनसे हम जानेंगे कि पत्थर कितने अहम होते हैं हमारी ज़िंदगी में और शख्सियत पे क्या किरदार अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ मैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, बल्कि पहला सवाल भी मैं आप ही से करूँगी, ये जो मैं अभी पत्थरों के हवाले से बात कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखते हैं अक्सर लोगों को पत्थर के नाम पे कि ये तुम्हारी शख्सियत या तुम्हारे सितारे के हवाले से लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। एक तो ये बताइएगा कि असली पत्थर की पहचान कैसे हो, और दूसरा, पत्थर क्या वाकई मतलब हर सितारे के हिसाब से पहनना ज़रूरी है? हाँ जी, उसकी एक वजह है कि जिस तरह इंसान का एक मिजाज है, इसी तरह पत्थर का मिजाज है। बिल्कुल। आपको अगर पॉजिटिव को हम पॉजिटिव देंगे तो उसका रिएक्शन होगा, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव देंगे तो उसका फ़ायदा होगा। सही, ठीक है। फिर इसमें 3 हवाले हैं। पहली चीज़
कि जवाहरात को जो है सुन्नत के हवाले से भी पहना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। जवाहरात को जो है वो बीमारियों के हवाले से भी पहना जाता है। बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें इसका इलाज छुपा हुआ है। ऐसा ही है, ऐसे ही। उसके बाद तीसरा ये है कि आप डेट ऑफ बर्थ के हवाले से जो आपका इफेक्टिव स्टोन है या लकी स्टोन है वो आप पहनते हैं। सही है, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहनना जरूरी है। अगर कोई भी पत्थर, अगर जैसे मुझे नीलम सूट नहीं करता, नीलम मेरे स्टार के मुताबिक नहीं है, मैं अगर नीलम पहन लेती हूँ तो क्या वो नुकसान करेगा? हाँ जी, वो रिएक्शन होगा आपको उसका। बात वही है कि मर्ज, इंसान को जो मर्ज है उसका इलाज होना चाहिए। अगर आपको कोई दवाई रिएक्ट करेगी तो आपको फायदा तो नहीं होगा, नुकसान होगा उससे। ऐसे। अच्छा, मैं मज़ीद भी पत्थरों के हवाले से जानूंगी, लेकिन अभी दाऊद जी आपकी तरफ में आती। सितारे क्या चल रहे हैं? मतलब लोगों की 2022 से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छा 19, 20, 21 बीमारियां देखी, परेशानियां देखी, अब 2022 तो शायद बदल देगा। मतलब ये शायद हर नए साल के साथ हमारी उम्मीदें भी कुछ ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा अभी। देखिए, नज़र ज़रूर आएगा, ऐसी बात नहीं है। ज़माना जो है वो अल्लाह ताला का ज़माना है और ज़माने को हम बुरा नहीं कह सकते क्योंकि ज़माना अल्लाह ताला का है। हर आने वाला वक्त और हर आने वाला बच्चा जो है हमें इस बात की तरफ तकवीत देता है कि अल्लाह अभी इंसानों से मायूस नहीं है और पॉजिटिव रहना आपके मामलात को मजीद बेहतर करता है। हालात जैसे भी हो, वक्त कैसा भी हो, आपको अल्लाह ताला के ऊपर यकीन और गुमान अच्छा रखना चाहिए और अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। और जिस तरह ये पत्थरों की माशाल्लाह बात हो रही है और पत्थरों के फायदे और नुकसान की भी बात होती है, मैं आपको इस बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि पत्थर जो भी हो उसके ऊपर अल्लाह ताला के नाम का बड़ा असर होता है। और ये बड़ी एक बात है कि अगर आपने जो पत्थर आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर उसके ऊपर आप मुख्तलिफ कुरानी आयात के जरिए उसके जो असर को, जो बद असर को ज़ायल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक मतलब आप उस आयत का विर्द करें जी। अच्छा, ठीक और है। देखें, अगर कुरान की आयात या कुरान जो है वो बंदे की शख्सियत पे असर कर सकता है तो ये चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं कर सकता? ये एक बड़ी रिसर्च है। मैंने क्योंकि तजर्बाती तौर पे इसके ऊपर काम किया है और मुझे अगर आपको एक पत्थर याकूत है आपने पहना हुआ है, अगर आप उसके ऊपर, जिस तरह आपने सुना होगा कि सूरह रहमान बंदा सुनता है तो वो बीमारियों से निजात, और ये सूरह रहमान में भी पत्थरों का जिक्र है। इस तरह कई जो आयात हैं, इस्मुल हुस्ना है, उनको पढ़ के आप पत्थरों की अफादियत को भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये भी एक नॉलेज है, इल्म है। इसके बारे में भी लोग जो है वो कम तवज्जो देते हैं कि ऐसे भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका पत्थर पहना हुआ है या कोई, जिस तरह एक इसकी मिसाल इस तरह की, अगर कोई कुरानी आयात है तो उसको हम वॉशरूम वगैरह में नहीं ले जा सकते। इसी तरह अगर पत्थर पहना हुआ है तो कई लोग इसकी एहतियात करते हैं कि नापाकी में नहीं पहनते। और अगर नापाकी और गंदगी का अगर इनके ऊपर असर पड़ सकता है तो कुरानी आयात का क्यों नहीं पड़ सकता? सोचने की बात तो है। सही बात की, बिल्कुल सही बात की आपने। ये चीजें बड़ा असरअंदाज होती हैं। अच्छा, हाँ, ये दाऊद जी ने बड़ी अच्छी बात कर दी है कि आप जब पत्थर पहने, इन चीज़ों का आप ख्याल लाजमी रखें कि एक तो नापाकी की हालत में ना पहने, या फिर अगर वॉशरूम जाएं या किसी ऐसी जगह जाए जो कि नापाक जगह है, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पर ऐसे पत्थरों को ना पहन के जाएं क्योंकि इसका वो एक नेगेटिव जो उसका असर है वो भी हो सकता है। अच्छा, हमारी टीवी स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, दाऊद जी से भी, मुजफ्फर अली साहब से भी, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा मुजफ्फर साहब, जैसे कि अभी मैं दाऊद जी साहब भी बता रहे थे कि पत्थर जो हैं उन पर आप कुरानी आयात के जरिए उसकी अफादियत बढ़ा सकते हैं। अगर हम स्टार्स के हिसाब से देखें तो आप सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए बार बार मुझे वो खराश हो रही है। अच्छा, पत्थरों का हमारी बॉडी पे असर असल में किस तरह होता है? क्या ये हमारे केमिकल के साथ, जो बॉडी केमिकल है उससे मैच करते हैं, या फिर इनका रूहानी कोई असर होता है? देखें जी, हर पत्थर की एक केमिकल कंपोजिशन है। इंसान की बॉडी पे किसी भी जवाहरात की जो साइंटिफिक रेज हैं वो असरअंदाज होती हैं। सही, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप, इसीलिए 12 स्टार्स हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ के हवाले से अपना स्टोन्स पहने जो आपको सूट करता है। अब एक्वेरियस है, उसके लिए नीलम दी बेस्ट में है। अच्छा, अब उसका बनता है पिंक सफायर और ब्लू सफायर। उसके लिए बेहतर है कि वो 2 in 1 पहने, वो पर्पल सफायर पहने। अच्छा, लेकिन वो सितम ज़रीफी ये है कि लोग पर्पल सफायर की जगह एमेथिस्ट दे देते हैं।
अच्छा, ये मैं आपसे शुरू में ही बात कर रही थी कि लोग पत्थरों के मामले में धोखा बहुत देते हैं, जो पत्थर बेचने वाले हैं, या अगर क्योंकि लोगों को तो पहचान नहीं होती है कि अच्छा ये कौन सा पत्थर है, जो बेचने वाले हैं वो लोगों को कोई और पत्थर दे देते हैं, जिसकी वजह से लोग वो पत्थर पहन पहन के फिरते हैं, उनको उसका कोई असर भी नजर नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं ये तो शायद हमें किसी ने गलत इसलिए कि वो बेचने वालों को भी पता नहीं होता। अच्छा, आजकल जो जनरल स्टोर वाला है वो कहता है मैं भी जेम डीलर हूँ, उसको पता नहीं, ये तजर्बे का काम है, मुझे 46 साल हो गए इस फील्ड में काम करते। चलिए, मैं भी आपसे जरूर रब्ता करूंगी आपसे पत्थरों की बात। अभी कॉल भी है हमारे साथ, कॉलर हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुकैया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ और ये ना फिरोजे के बारे में जरा पूछना चाह रही थी। फिरोजे के हवाले से क्या पूछना चाह रही हैं कि ये किन लोगों को पहनना चाहिए और इसकी तासीर क्या होती है? अच्छा, चलें ठीक है, हम इसका भी जवाब आपको लेके बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइएगा मुसफ़र साहब। हाँ जी बीबी, बात यह है कि फिरोजे की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें सल्फर है, कॉपर है, आयरन है, फास्फेट है, फास्फोरस है, वो सारी चीज़ें बंदे को अग्रेसिव करती हैं। तो उसे मशवरे से पहनना चाहिए, उसे आपको पता हो कि आपका कौन सा स्टार है। बहरहाल वो किसी के स्टार में भी होता है तो हम उसे रिकमेंड नहीं करते, उसकी कोई रिप्लेसमेंट बताते हैं, इसलिए कि वो आपको हाइपर करता है अपनी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से। सही। अच्छा, और दाऊद जी आप बताइएगा इस हवाले से, इन खातून के सवाल पे कि किन लोगों को ये पहनना चाहिए? देखें, सबसे पहले कि ये जो जेमस्टोन है ये कामों में बड़ा मामून साबित होता है। कई लोगों के, जिन लोगों के काम रुके होते हैं और ख़ासकर रिज़्क़ के, और कई रवायात में ये भी आया कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह जो है उन्होंने भी फिरोज़ा जेमस्टोन पहना। अब सबसे पहले अहम बात ये कि आपकी सोच क्या है, आपकी नीयत क्या है, कि क्या आप ये समझते हैं कि पत्थरों से फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को बदलना चाहिए। फायदा तो अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। जिस तरह बात होती है कि अगर आपने शहद खाया तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि मैंने शहद खाया और उससे मुझे शिफा मिली, या शहद से मुझे, आप यही बात कहोगे कि अल्लाह ने शिफा दी। सबसे पहले तो हमारे कई नाज़रीन ऐसे हैं जो ये बात प्रोग्राम भी सुन रहे होंगे, उनको ये कंसेप्ट होगा कि ये पत्थरों की बात कर रहे हैं तो ये तो शिरकिया बातें भी हो सकती हैं कि पत्थरों में फायदे कहाँ से आ गए। और भाई अगर फिर साइंस में, मेडिकल में फायदा है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि आपने इंजेक्शन लगवाया और उससे शिफा मिली, शिफा तो मन जाने वाला है। तो ये एक इल्म है, और पत्थरों में अल्लाह ताला ने, क्योंकि सूरह रहमान में भी इसका जिक्र हुआ है, मरजल बहरैन जल तकियान की आयात है, फिर लुहू मरजान, और फिर मरने के बाद आपको याकूत के महल, और काफी चीजें आपको सबको लोगों को इंफॉर्मेशन भी है। सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को निकालें कि ये कोई शिरक है या कोई एक साइंटिफिक इल्म कह लें आप, और ये केमिकल्स हैं या इनके अल्लाह ताला ने फादियत रखी है, तो फिर इससे फायदा होता है। फिर ये कि अगर हम इसको रूहानी टच दें, जो अक्सर लोग देते हैं रूहानी टच, जिस तरह कोई जेमस्टोन पहनना हो, पत्थर पहनना हो, तो वो कोई दरबार पे चले जाते हैं, हजरत अली करमुल्लाह वजह के दरबार पे चले गए, मक्का मदीना चले गए, या वहां पे लोग कहते हैं कि हम इस पत्थर को मस करके आए। एक बड़ा कंसेप्ट होता है। देखिए कि ये पत्थर जो है ये मैंने 15-20 साल पहना है, इसको मैं कभी भी, उसके गुम हो जाने का बड़ा नुकसान होता है कि ये मैंने इतनी जो है जगहों पे गए और इतनी जो है दरगाहों पे गए, इसको मस किया, तो उसके फ्यूज़ो बरकत इसमें शामिल हो गए। अगर वहां पे दरबार की निस्बत से वहां के फ्यूज़ो बरकत उसमें शामिल हो जाते हैं, तो जो पहनने वाला बंदा है, जो इसको पहन रहा है, अगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का कुरान होगा तो उसके फ्यूज़ो बरकत उस पर कितने आएंगे? बिल्कुल, बेशक। तो पत्थर तब ही फायदा देंगे ना जब आपकी जात में भी वो अल्लाह का रंग होगा और अल्लाह वालों का रंग होगा, तो आप उन जगहों पे जाके उसको मस करके उसकी फादियत का फायदा लेते हैं, वो रेज उसमें शामिल हाल करते हैं। असल में तो आपके अंदर से निकलती हैं, असल में वो आपके यकीन से निकलती है जो आपका खुदा पे है। अच्छा, मोहम्मद यूनुस साहब हमारे साथ गुजरांवाला से हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी यूनुस साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने अपने नाम का मतलब पूछा था कि मेरे नाम मोहम्मद यूनुस है और मुझे करता है। आपके नाम के हिसाब से आपको कौन सा पत्थर सूट करता है? पूरा नाम? अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ही आपका पूरा? डेट ऑफ बर्थ? और डेट ऑफ बर्थ क्या है? न्यूमरोलॉजी से कैंसर बनता है 2 नंबर। 15/12/1973। 15/12/1973 सेक्रेटेरियस, उधर से सेक्रेटेरियस। और अगर किसी का, चलिए ठीक है यूनुस साहब, शुक्रिया। अगर किसी का ना पता हो ना डेट ऑफ बर्थ, तो फिर हम न्यूमरोलॉजी से उसका देखते हैं कि नंबर क्या बनता है। तो इसका न्यूमरोलॉजी से 2 नंबर और कैंसर स्टार उधर से बनता है। अच्छा, क्योंकि अब इन्होंने पूरा बता दिया है, तो आप बताइए। हाँ, उनके लिए जी दी बेस्ट में जो है ना वो बनेगा याकूत। अच्छा, और लाजवर्द। याकूत और लाजवर्द। लाजवर्द,
लाजवर्द को इंग्लिश में कहते हैं लैपिस लजूली। लजूली उर्दू में भी नाम मुश्किल, उर्दू में कहते हैं लाजवर्द। ठीक है। और याकूत को इंग्लिश में कहते हैं रूबी, उर्दू में याकूत। अच्छा, और किस तरह इनको पहनना चाहिए? मतलब क्योंकि हम पत्थरों के कैरेट्स के हिसाब से भी देखते हैं ना। वो मैं बता देता हूँ आपको। देखें, दुनिया की जितनी भी किताबें हैं उनमें पुरानी किताबों में 3 रत्ती इफेक्टिव वेट लिखा है। अब कैरेट में कन्वर्ट हो गया तो कैरेट में 2.25-2.5 कैरेट की चीज होगी इफेक्टिव। लेकिन ऐसा है कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वो कई मेरे पास ऐसे कस्टमर के वो कहता है जी 8 कैरेट का चाहिए। अच्छा। अब 8 कैरेट का नीलम अगर $200 पर कैरेट है तो बेचारा कहाँ से लेगा उसे? कहाँ से लेगा? ऐसा ही है। तो इसी तरह से है कि उसमें फिर ये वो याकूत जो है इसमें रेंज है कि भाई आप 6,000 से शुरू हो, 25,000 का है। या लाजवर्द है वो 400 से लेके और 2,000-3,000 तक का है। इनमें सेमी प्रीशियस में भी तो प्रीशियस होते हैं ना। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा चलिए, मतलब आप याकूत पहन सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट स्टोन है। उज़मा साहिबा भी हमारे साथ लाहौर से, उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम सलाम। मेरे भाई का नाम है काशिफ। काशिफ, अच्छा। वालदा का नाम है सफिया। वालदा का नाम क्या है? सफिया। सफिया। डेट ऑफ बर्थ अच्छा। नहीं बताई। और उनकी तारीख पैदाइश है 19 जुलाई 1992। 19 जुलाई 1992, ठीक है। और वो है ना बाहर जाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वीजे आते भी है लेकिन वो बाहर जा नहीं पाते। कोई नजर वगैरह तो नहीं या बंदिश, और अगर उनका सफर है तो कौन से महीने तक जा सकेंगे? चलें ठीक है उज़मा, अभी पूछ के आपको बताते हैं। 2 सवाल हैं, आप वाला भी है, मेरा भी। जी, सबसे पहले तो काशिफ की हम जो है टैरो कार्ड से स्टोरी निकालते हैं कि काशिफ बाहर क्यों नहीं जा रहे और उसके साथ क्या मामला आ रहे हैं। क्या कोई रूहानी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से इनके मामला रखे हुए हैं? तो टैरो कार्ड से हम काशिफ की स्टोरी करते हैं। तो लाइव है वैसे हम काशिफ के मामला क्या हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं तो वो बाहर चले जाएंगे। तो काशिफ की स्टोरी क्या बनती है टैरो कार्ड से? तो काशिफ की स्टोरी टैरो कार्ड से क्या बनती है? काशिफ को बाहर जाना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन मौजूद हैं। हाँ। और अभी भी यहाँ पे जो पोजीशन चल रही है ना काशिफ की, वो मामला जो रुके हुए हैं वो बेहतरी की तरफ हो जाएंगे। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। ये जो बंदिश वाला मामला है ये पहले था, अब नहीं है। अच्छा। अब इनको कामयाबी मिल जाएगी, मामलात में मदद रहेगी और नई शुरुआत और नया आगाज रहेगा। परेशान बिल्कुल ना हो। ये जो डबल माइंडेड हो जाते हैं ना अपने कामों से मुतल्लिका, उसमें थोड़ा सा ये जो है ना वो क्लियर कट रहे। अगर बाहर जाना है तो जरूर जाए, इनको फायदा मिल जाएगा, कोई रुकावट नहीं है। इनको फायदा है। यहाँ भी इनको कोई काम की ऑप्शन नजर आ जाएगी और कामों में काफी हद तक सॉलिड खबरें भी मिलती हुई नजर आती हैं। अच्छा चलें, आपको मुबारक अभी से दे रहे हैं क्योंकि दाऊद जी ने आपको बता दिया है कि इनके बाहर जाने के चांसेस हैं और अब रास्ते भी हमवार होंगे, तो यकीनन आप लोगों की परेशानी भी दूर हो गई होगी। मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अशरफ साहब, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अरशद पूरा। मोहम्मद अरशद? जी जी। अच्छा। तो मैं ना कारोबार के लिहाज से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो मुझे कोई बताएं आप कोई पत्र। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ मेरी है 3/1/1992। 3/1/1992 कैप्रिकॉर्न। लेकिन ये सही नहीं है, ये अंदाजन ऐसे ही है, मतलब उन्होंने लिखी हुई। मतलब ये अब आपके नाम से फिर वो इसका निकालेंगे। चलिए ठीक है, अब हम ब्रेक के बाद इस हवाले से आपको बताएंगे कि आपके क्या मसले हैं। अब एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे और अपनी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी हम कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। ब्रेक से पहले मोहम्मद अरशद साहब ने हमें कॉल की थी। पहले मुजफ्फर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने उनका सवाल भी सुना था कि उनके कारोबार के मसाइल हैं और ये परेशानियाँ चल रही हैं, क्या कहेंगे? उनके लिए बेहतर है कि वो अकीक और रूबी पहने। अच्छा, अकीक और रूबी पहने। हालांकि उन्होंने बोला उनकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, लेकिन नाम से मैंने बताया कि उनके नाम सेकंड ऑप्शन होती। हाँ, अकीक और रूबी की क्या मतलब खासियत होती है? कारोबार के मसले उनके चल रहे हैं। जो रूबी है ना जी, उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में है डिसीजन मेकिंग। जिन लोगों में कुव्वत फैसला की कमी हो उसको इन्हेंस करता है, खौफ को ख़त्म करता है, दिल को कवी करता है, फाइनेंस के हवाले से अच्छा है।
अच्छा, उनको रूबी पहनना चाहिए। और आप क्या कहेंगे? देखिए मोहम्मद अरशद की अगर हम टैरो कार्ड से स्टोरी चलाते हैं, वैसे इसका 3 नंबर बनता है। थोड़े से अपने कामों में पक्के पुख्ता होते हैं और जिद भी थोड़ी सी आ जाती है, मगर इस वक्त मौजूदा पोजीशन में हर चीज़ डिस्टर्ब है और लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मामला जो भी चलते हैं, दिल टूटा हुआ कामों से मुतल्लिका। अच्छा। और डिसहार्ट होके बैठे हुए हैं। कैप्रिकॉर्न है ना इनका? हाँ जी। और मौजूदा पोजीशन में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो कोई भी बात करता है उसे टू द पॉइंट बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, मायूसी चल रही है। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि काम नहीं चल रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है, कह रहे हैं। पैसों का इशू भी आया हुआ है, काम आते भी हैं मगर रुक जाते हैं। अच्छा। इनको चाहिए कि अपने मामलात की बेहतरी के लिए 21 दिन का एक अमल कर लें। अच्छा। वो ये है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। और ये 2-3 चीज़ें देखें। सबसे पहले तो अपनी रुकावट दूर करने के लिए पढ़ें कि ये जो रुकावट और ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये ठीक हो। 313 मरतबा जो है ये इशा के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ेंगे तो मामलात में इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। अच्छा। और एक दूसरा काम करेंगे, जब सुबह उठें तो पानी के ऊपर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के वो पानी पिए। ये नेगेटिविटी खत्म करने के 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के वो पानी पिए और अल्लाह ताला से अपने मामलात की दुआ करें। रूहानी मामलात हैं, इंशाअल्लाह ताला इस कलाम पाक की बरकत से काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मतलब जैसे अब हमारे कारोबार के मसाइल होते हैं जो कि आजकल तकरीबन हर किसी के ही हैं, क्या इसमें रूहानी मामलात भी ज़्यादा होते हैं अमल दखल, या फिर हम लोग शायद अपने दीन से इतने दूर होते जा रहे हैं कि हम इन चीज़ों पे अब ध्यान नहीं देते हैं? कि वरना पहले कहते थे ना कारोबार में बरकत के लिए ये दुआ पढ़ें, ये अमल करें, अब ऐसा लगता है हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। हज़रत अली करमल्लाह वजहो का कौल है कि मैंने कारोबार को या पैसे को जायनमाज के नीचे से तलाश किया। आपने जो कुछ लेना है आप रात को जायनमाज बिछाओ और अल्लाह ताला से ले लो। तो ये आपका जो सवाल कि क्या हम रूहानियत से दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं, देखो अगर आपका तल्लक अल्लाह ताला से बन जाएगा तो आपको अल्लाह ताला कभी जो है मायूस और भूखा नहीं सोने देंगे। और हर इंसान का तल्लक अल्लाह ताला से होता है। ये हम ही हैं जो आगे भाग जाते हैं। अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो आप खुद देख लें कि जिनके मामलात में जितनी भी रुकावट हो, जब वो कुछ अरसे के लिए अल्लाह ताला से रुजू करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की, आपको पता है इस्तगफार से रिज़्क बढ़ता है, रिज़्क बढ़ता है। तो अगर इस्तगफार से रिज़्क बढ़ता है, सूरह यासीन से रिज़्क बढ़ता है, सूरह मुज़म्मल से रिज़्क बढ़ता है, सलामन कौलन रब्बे रहीम से रिज़्क बढ़ता है, दुनियावी कामों के लिए आयत करीमा लोग पढ़ते हैं उससे रिज़्क बढ़ता है, या वहाब या रज़ाक या फत्ताहू या वकीलू या वाजितू या बासितू, ये अल्लाह ताला के इस्माइल हुस्ना को पढ़ने से रिज़्क बढ़ता है, या मुगनियू या रज़ाकू पढ़ने से। ये मतलब बेतहाशा अल्लाह ताला के जो ज्यादा नाम है वो आपकी रिज़्क बढ़ाने के लिए जी। और ये अल्लाह ताला से जितना जो लोग रुजू करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला उनकी झोलियां भरते हैं। जिन लोगों को ये तरीका आ जाता है कि अल्लाह ताला से लेना कैसे है, अल्लाह ताला से मांगना कैसे है, मतलब असल में आपको ना तरीका आना चाहिए। एक और भी बात आयशा के, अगर आप अपने कामों से मुतल्लिका बार बार अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अगर यही आदत आपकी पुख्ता हो गई तो ये आपकी इबादत में काउंट होती है। बेशक, कुछ मिले ना मिले, आपने दुआ मांगना भी इबादत का ही हिस्सा है। कुछ मिले ना मिले, दिया तो आपको देना तो अल्लाह ने है ना, तो जितना आप जिससे मांगोगे उससे आपका तल्लक कितना मजबूत होगा। बेशक आपसे। अच्छा जोहर साहब, हम पत्थरों की बात कर रहे हैं, कितने पत्थर वैसे होते हैं? क्योंकि 12 तो स्टार हैं, लेकिन पत्थर मेरा ख्याल है 12 तो नहीं है, वो तो इससे कहीं ज्यादा है। प्रीशियस में आते हैं 9 रत्न, उसके बाद 100 से ज्यादा सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं। अच्छा, और ये पत्थरों को मतलब किस तरह पहनना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो आपके स्टार के मुताबिक हो और आप उसको टाइमिंग के मुताबिक भी पहनते हैं, वो टाइमिंग क्या काउंट करती है, क्या होती है असल में टाइमिंग जिसमें आपको पत्थर को पहनना चाहिए? और क्या उसका वेट भी बहुत मतलब होता है ज़रूरी कि अगर कोई कैंसर वाला कोई पत्थर पहन रहा है तो उसका वेट, जो पत्थर वो पहन रहा है उसके वेट के हिसाब से वो पहने? वो मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है कि इफेक्टिव वेट जो है वो 3 रत्ती है। 3 रत्ती तो वो 2.25-2.5 कैरेट आप पहन सकते हैं। कैरेट मतलब मिनिमम। वैसे तो शौकीन हज़रात जो हैं वो कहते हैं जैसे आप 8 कैरेट की बता रहे थे। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इफेक्टिव वेट इतना ही है। अच्छा, और टाइमिंग का क्या हिसाब होता है इसमें? टाइमिंग का कोई नहीं है, सदकात दे के पत्थर पहन लिए जाते हैं, क्योंकि ये रद्दे बला के लिए होते हैं। क्योंकि मुझे किसी ने एक मरतबा कहा कि अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको एक अंगूठी भी दिखाई थी, इसको सारी रात पानी में भिगो के रख दें इस पत्थर को और सुबह उठ के पहन लें। दूध में वो मैं आपको अर्ज करता हूँ
किसी पत्थर के लिए ऐसा नहीं है। फिरोज़ा जो है क्योंकि उसमें ऑब्जर्व करने की सलाहियत होती है। अच्छा, उसके रूट्स आप देखें जो जेन्युइन होंगे उसको कटिंग करते हैं तो नीचे से रूट्स को ख़त्म नहीं करते। अच्छा, उसमें ये सलाहियत होती है कि वो दूध को, चिकनाई को पी लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। अच्छा, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो ये सिर्फ फिरोज़े के लिए ऐसा है कि वो खुशनुमाई हो जाए, खूबसूरत लगे, उस पर थोड़ी सी लस्टर आ जाए, तो बाकी और किसी पत्थर के लिए ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अगर जो लोग इसको रूहानी टच देते हैं वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये तो एक टेक्निकल बात है जो उन्होंने बताई। जो लोग रूहानी टच देते हैं इसका बड़ा ख्याल रखते हैं कि दूध पाक होता है, शिफा होती है, तो अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर है। तो जब हम सारा दिन पत्थर पहनते हैं तो मुख्तलिफ लोगों की नजर भी लगती है, हसद, बुग़्ज़, कीना लोग करते हैं, तो ये पत्थर वो चीजें अपने ऊपर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो जुमेरात को या कोई खास दिन जो है उसको रात को दूध में भिगो देते हैं, सुबह उसको जो है वो पानी से जो है धो के उसको पहन लेते हैं। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका, अब जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि शिर्क है, हालांकि कुरान पाक में खुद पत्थरों का जिक्र आया है, और अगर आप इस ईमान से पहनेंगे कि पत्थर आपकी किस्मत बदलेगा तो वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। आपको इस यकीन से पहना है कि अल्लाह इस पत्थर के जरिए अगर मेरी अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है, एनर्जी है या कोई बीमारी तकलीफ है तो उसको दूर करेगा, तो शायद वो आपका यकीन, आपका ईमान, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और फिर बंदा इधर उधर नहीं हिलता, क्योंकि अल्लाह तो सबको पता है वाहिद है, अल्लाह ताला ही मालिक है हर इंसान और पूरी कायनात को अल्लाह ने ही पैदा किया, इस यकीन होता है इंसान को। मगर ये जो चीज़ें हैं ये बंदे का यकीन जो है वो खराब करने के लिए नहीं है, बल्कि ये चीजें अल्लाह ताला के ऊपर यकीन बढ़ाने के लिए है। कि देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, अल्लाह ताला ने ये चीजें इंसानों के लिए पैदा की है ना। अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख भी इंसानों के लिए बनाई है ना। तो आप अल्लाह के ऊपर इबादत तो इसीलिए करते हैं ना कि आपको मरने के बाद जन्नत मिले, तो जन्नत का यकीन जो है आपको अल्लाह के करीब करता है। और किसी का हक ना मारें, किसी के साथ ज्यादती ना करें, ये इसलिए यकीन है कि कल को अल्लाह ताला ने आपको इसका अजर देना है, फल देना है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जोहरी साहब, अगर हम बात करें स्टार्स के हिसाब से, एरीज वालों को कौन सा पत्थर सूट करता है? एरीज वाले जो है ना, हमल के लिए नीलम है, याकूत है और डायमंड है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि डायमंड 2.25 कैरेट या 2.5 कैरेट का मतलब डायमंड का वजन होना चाहिए 45 लाख। तो वो फिर जाहिर है वो तो नहीं पहने। 45 लाख मतलब आपने तो आधा करोड़ बता दिया। हाँ जी, ठीक है। 3 कैरेट का अच्छा नीलम इस वक्त भी तकरीबन 80 लाख का। मतलब ओरिजिनल की तरफ तो ना ही जाएं फिर थोड़ी जो उनकी कॉपीज आ रही हैं, कॉपी पेस्ट आ रहा है, उसकी तरफ उससे बेहतर है नीलम को या उसको वो याकूत को वो पहन सकते हैं। और ये जो टॉरस है उनके लिए कौन सा पत्थर? टॉरस के लिए दी बेस्ट में जो है वो एमरल्ड है। एमरल्ड वो उनके माइंड को भी कूल रखेगा। अच्छा, मतलब एक स्टार का मतलब जो एक पूरे महीने का बनता है उनके लिए क्या एक ही पत्थर होता है या डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से पत्थर बदलता है? सबके अलग अलग हैं। अच्छा, कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जो मखसूस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्वेरियस जो है उसका नीलम है और पिंक सफायर है, ब्लू सफायर, पिंक सफायर। तो वो अगर पर्पल सफायर पहने तो उसको 2 in 1 होगा। हाँ, उसका फायदा ऐसे ही है। अच्छा, और इसके नेक्स्ट जेमिनाई उनको कौन? जोजा, उसका भी अकीक है और रूबी है, याकूत है। अकीक, रूबी और याकूत। और कैंसेरियंस के अकीक और याकूत, रूबी वो एक ही है। हाँ। एक इंग्लिश में आगे। कैंसेरियंस के लिए जो है जी वो रूबी है, एमरल्ड है। वो रूबी है, पर्ल है और एक उसके लिए दुर्र नजब भी पहन सकते हैं। अच्छा, दुर्र नजब भी पहन सकते हैं। अच्छा, जो पर्ल है वो भी बहुत असल वाला जो पर्ल है वो एक्सपेंसिव होता है। वो भी जाहिर सी बात है आपको आसानी से तो हर जगह से नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या उसका भी कोई वेट होता है? हाँ जी, वही इफेक्टिव वेट है। बाज लोग 5 कैरेट 10 कैरेट भी ले लेते हैं कि जरा बड़ा हो जाए तो। लेकिन मिनिमम वही 2.5 कैरेट। वो कितने में वैसे मिल जाता है? वो तकरीबन 1200-1500 में। अच्छा, मतलब वो मिल जाता है इतनी रेंज में। वो भी देखे ना जी, उसमें भी एक धोखा है। हाँ। कि ढाके का जो पर्ल है वो 1500 रुपए का है। अच्छा, अब उसी को दुकानदार झूठ बोल के अगर बेचेगा कि ये तो मेरे पास बसरे का है,
तो वो 5000 का हो जाएगा। अच्छा, इतनी जगहों के ये पत्थर, ये पर्ल, ये चीजें हैं ना कि बंदा, आम आदमी कंफ्यूज हो जाए कि अच्छा हम कहाँ का पहने। वो तो देखने वाले को पता होना चाहिए। ये असल जौहरी ही जो है वो पत्थर की शनाख्त करता है, उसको वो कितना जौहर शनास जो है वो ही पहचान सकता है कि असल चीज क्या है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं, फिदाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी फिदा साहब, क्या पूछना चाहते हैं? ये पत्थरों के मतलब यानी कि पूछना चाहता हूँ कि जो पत्थर है इसकी हमारी जिंदगी में क्या फायदियत है, और इसका क्या कुरान और हदीस इसका कोई कंसेप्ट मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम ने हमें इस चीज की तलकीन की हो कि आप फलां पत्थर पहनने का ये फायदा है या फलां पत्थर, क्योंकि हम तो वैसे मुसलमान हैं तो मुसलमानों का असल मकसद तो कुरान और सुन्नत ही है। बेशक, इसके बारे में रहनुमाई। बहुत शुक्रिया फिदा साहब आपका। देखा आयशा, सबसे जो इन्होंने सवाल किया बड़ा अच्छा सॉलिड किस्म का, और इसी के ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे थे। जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का जिक्र कुरान पाक में आया कि अल्लाह ताला ने उनको अंगूठी अता की थी, और फिर ये जो पत्थरों का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ख़त्म नबूवत की जो अंगूठी थी जो शब्द करते थे, इसका भी वैसे जिक्र है। हजरत अली करमुल्लाह वजहो जो है वो भी पत्थर पहनते थे। अब ये बात कंसेप्ट ये है कि वो पत्थर पहनते थे क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े हैं, उन्हीं के हम नक्शे कदम पे चलते हैं। वो उनकी अगर हम जिंदगी को लें तो उनकी ये सोच कभी भी नहीं रही ना उनकी कि इन पत्थरों से फायदा मिलता है, पत्थरों से फायदा मिलता है। तो बात ये है, तो वैसे भी वो ऐसी शख्सियत थी, उनका डायरेक्ट अल्लाह ताला से लिंक था। और अगर हम पत्थरों की फिर बात करते हैं तो हमें हजर अस्वद की अगर हम बात करें तो हजरत उमर फारूक की वो हदीस भी याद करनी चाहिए कि ए हजर अस्वद, अगर तुम ये कहो कि तुमसे मुझे फायदा मिलता है तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें इसलिए जो है वो समझता हूँ कि हुक्म है और अल्लाह के नबी ने पसंद किया और अल्लाह का हुक्म है। अब बात यह है कि ये जो चीज़ें हैं ये इंसानों के लिए ही बनाई गई हैं। अगर आप इसको पहनने से अल्लाह ताला आपको बनने और संवरने का हुक्म देता है। अगर आपको पहनने से आपकी हाथ की उंगलियां भी अच्छी लगती हैं, और अगर आपको पहनने से आपको वो जो है गले का हार भी अच्छा लगता है, अगर पहनने से आपकी शख्सियत और ज्यादा अय्या होती है, तो ममानत तो है ही नहीं, रोका तो गया ही नहीं है। और तो आप इसको अगर आप शिरक के ऊपर ले लें कि ये पहनना जायज है या नाजायज है, तो ये फिर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर आपका मतलब ये एक बहुत लंबी डिबेट है। हाँ जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त कम है, हम इसमें वो इस तरह उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इन सवालों को खड़े होने की बजाय आपके दिल में ये कंसेप्ट क्यों नहीं है कि जिस तरह और चीजों में अल्लाह ताला ने फायदे रखे हैं, ये भी चीजें इंसानों के लिए बनाई गई हैं, इंसानों के लिए ही बनाई तो ये कोई हुक्मन तो नहीं है। अगर आपका दिल करता है, अगर सुन्नत के हवाले से पहन सकते हैं, हुक्म नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे पत्थर? जी जी, उन्होंने पहना हुआ है। आप तारीख के दुराहा में अगर हम जाएं तो अकीक और भी मौला अली के हाथ में जो हजरत सुलेमान ने रिंग दी थी वो याकूत की रिंग थी, उसके दरबीजा लिखा है पर्शियन। सही, अच्छा चलिए ठीक है। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, लियाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मैं ये फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ, टैरिफ कार्ड का वो पता कराना है कि क्या मेरा मतलब फ्यूचर आगे। जी जी बताएं, आपकी डेट ऑफ बर्थ? मैडम डेट ऑफ बर्थ तो क्लियर नहीं है, वैसे तो 1984 है। पूरा नाम क्या है आपका? लियाकत अली। लियाकत अली। लियाकत अली नाम है ना आपका? जी जी। अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ वैसे क्या है आपकी? मैडम को क्लियर नहीं, वैसे 1984 है। 1983? 84। अच्छा, और मंथ नहीं पता आपको? मंथ क्या है? नहीं मैडम, मंथ का क्लियर नहीं है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लियाकत अली नाम है ना? जी जी, लियाकत अली नाम है। जब तक टैरो कार्ड्स का हो रहा है मुजफ्फर साहब, आप इनके हवाले से कुछ बता दें। देखिए लियाकत अली की अगर मैं बात करूं तो वैसे अगर इनको न्यूमरोलॉजी से देखें तो इनका 3 नंबर बनता है। अच्छा। ठीक है, सियारा मुश्तरी के साथ अलग। मौजूदा पोजीशन में इनके जो काम चल रहे थे उससे ये मुतमन नहीं थे। दिल कोई काम रुका हुआ है, जो काम चल रहा था उसमें जिस तरह नुकसान का एहतमाल होता है तो दिल टूट जाता है, काफी हद तक परेशान थे। और अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हुए हैं। अब मौजूदा पोजीशन में इनकी जो है पोजीशन खराब है, मगर आगे जाके बेहतरी की तरफ चले जाएगी। अच्छा। 2-3 काम ये करेंगे, मगर इनके लिए एक प्रॉब्लम है कि ये जो भी काम स्टार्ट करते हैं उसमें थोड़ा सा मायूस और परेशान हो जाते हैं। यानी कि काम स्टार्ट करते ही ये परेशान हो जाते हैं, उसमें रिजल्ट जब नहीं मिलता तो उसका इंतजार करना चाहिए उनको। जो है ये नहीं कि गैप डालें। पैसे का इशू अभी इनका सॉल्व होता हुआ नजर आता है, पैसे के इनको इशूज हैं। अगर इनके पास पैसा हो तो इनके काफी मामला मजीद बेहतर हो जाएंगे। अलबत्ता कोई दोस्त
अहबाब इनकी मदद करता हुआ नजर आएगा फ्यूचर में, जो इनके कामों से मुतल्लिका काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी, चीजें काफी हद तक ठीक हो जाएंगी और ज्यादा इनका पैसे का इशू है, इसके लिए ये सोचते हैं इनका काम आउट ऑफ सिटी का भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, बेहतर ऑप्शन आगे आ रही है, मगर इसके लिए थोड़ा सा इनको ये करना चाहिए कि सब्र और तहम्मुल के साथ अल्लाह के ऊपर भरोसे के साथ काम करें। अलबत्ता यह है कि अपने मामलात की बेहतरी के लिए ये जो है आयत करीमा 110 मरतबा 21 दिन कंटिन्यूस पढ़ें और अल्लाह से अपने मामलात की दुआ भी करें। अच्छा, आयत करीमा के हवाले से दुनियावी कामों के लिए बड़ा अहम होता है आयत करीमा, और बात यह है कि अगर आपके दुनियावी काम कोई भी रुके हों तो बंदे के रुकावटें, बंदे की शामते अमाल और वो उन चीजों की वजह से आती हैं जो बंदा हरकतें कर बैठता है। तो आयत करीमा में है अस्तगफार, और ये दुनियावी कामों के लिए बड़ा मुजर्रब अमल होता है। बिल्कुल, इस्तगफार से बढ़कर कोई भी अमल नहीं है, क्योंकि इस्तगफार के लिए हवाले से बार बार कहा है कि सिर्फ गुनाहों को नहीं मिटाता बल्कि रिस्क में बरकत के लिए, दुनियावी कई मामलात में बेहतरी के लिए भी बेहतरीन है। आपका बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, और मुज़फ़्फ़र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। पत्थरों के हवाले से मुझे भी बहुत सारी मालूमात मिली हैं, और साथ में जो अभी पोजीशंस चल रही हैं स्टार्स की, उस हवाले से भी जानना चाह रही थी, लेकिन बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त भी कुछ कम है। कॉलर्स हमने प्रोग्राम में लेना ज़रूरी था, कॉल्स लिए हमने, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रूह अफ़ज़ा के किचन से आपको खुश आमदीद कहते हैं, और आज हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा से कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी ड्रिंक। अनम हमारे साथ है, कैसी हैं अनम? बिल्कुल ठीक आशा, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज क्या बना रही हैं? आज हम रूह अफ़ज़ा के किचन में बनाएंगे रूह अफ़ज़ा बेसिकली ऑरेंज शेक बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। मैंने कहा कि क्योंकि ऑरेंजेस जो है हम यूजुअली ऑरेंज के साथ जो है जूसेस की तरफ जाते हैं, लेकिन हम ऑरेंज के साथ जो है शेक भी बना सकते हैं। शेक में हाँ, वही उसके साथ थोड़ा ट्रिक्स एंड ट्रिप, वो क्या कहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जब आपने कोई भी सिट्रिक के साथ आप बना रहे हो, खासतौर पे दूध में कोई चीज़, तो एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि दूध का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए। अच्छा। जब दूध ठंडा होता है तो सिट्रिक उसके अंदर एज इन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, मतलब वो दूध को खराब नहीं करता, दूध फटता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही आपने नोट किया होगा, कभी जब हम दूध को बॉईल करते हैं, जब वो ठंडा होता है तब हमें नहीं पता होता कि वो फट रहा है कि नहीं फट रहा है, लेकिन जब जैसे ही आप उसको बॉईल करते हो तो अगर वो फटने की पोजीशन में होता है तो वो ऊपर आ जाता है। तो इसलिए ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बड़ी इजीली जो है ये बात समझ आ जाएगी कि आप अगर दूध ठंडा नहीं है तो उसके अंदर आप आइस ऐड कर सकते हैं ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो बड़ा ही शेक जो है टेस्ट वाइज बहुत मज़ेदार है। सिंपल, इसके अंदर जो है मिल्क जाएगा, इसमें ऑरेंजेस जाएंगे 2 से 3, इसमें रूह अफ़ज़ा हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो जाएगा इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद इसके अंदर शुगर डाल सकते हैं, या मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हमदर्द की जो हनी है, क्योंकि मेरे पास हमदर्द की हनी का ऑप्शन है तो मैं इसमें वो ऐड ऑन करूंगी। मैं इसमें वनीला आइसक्रीम ऐड करूंगी और वनीला एसेंस ऐड करूंगी। सिंपल तो ब्लेंड करेंगे, और इसको 2 तरह से सर्व किया जा सकता है। एक तो इसको बिल्कुल स्टेन करके आप दे सकते हैं, अदर देन आप अगर इसको पल्प के साथ रखना चाहते हैं तो आप उसको पल्प के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो मतलब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सही है, ये भी अच्छी वैसे चीज आपने बताई कि मतलब आप पल्प के साथ और उसके बगैर भी उसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, अगर मैंने ऑरेंज जूस पीना तो मुझे पल्पी ऑरेंज जूस अच्छा नहीं लगता। मैं उसको स्ट्रेन करके पीती हूँ। तो उसी तरह जो है शेक का भी ऑप्शन यही है कि अगर आपको चाहिए कि आपने शेक स्टेन करके पीना है तो आप स्टेन करके पी लें, अगर आपने एज इट इज पीना है। मेरा ख्याल है कि एज इट इज का ज्यादा फ्लेवर आएगा। हाँ, क्योंकि शेक में एक डिफरेंट, बिल्कुल शेक में एक अलग हो जाता है, और जो जूस है उसमें डिफरेंट एक ज़ाहिर उसका टेस्ट है। तो शेक में पल्पी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम शेक में ज़्यादा जो फ्रूट होता है उसका भी इफेक्ट हम साथ ले रहे होते हैं, ज़्यादा उसका फ्लेवर और टेस्ट भी ले रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 ऑरेंजेस नॉर्मल साइज के थे वो ऐड किए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर रही हूँ आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। अच्छा, आइसक्रीम की चॉइस आपकी अपनी है, आप कोई भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो हमदर्द का हनी है वो इसमें ऐड करूँगी। अगर आप वो नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मतलब ये भी आपके टेस्ट पे है कि अगर आपको ज्यादा पसंद है इसका टेस्ट तो आप ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि चीनी और जब आप शहद डालते हो तो दोनों चीजों का फ्लेवर बिल्कुल टोटली ऑपोजिट हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस। ठीक है जी,
उसके बाद तकरीबन 1/3 टीस्पून, 1/3 टीस्पून। उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर हम ऐड करेंगे इसके अंदर हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। सही। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड ऑन करूंगी मिल्क, जो कि हम 2 से 3 ग्लास ऐड करेंगे। और वही बात, आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि दूध ठंडा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑरेंज सिट्रिक फ्रूट है, तो अगर दूध नरम हो गर्म होगा या नॉर्मल टेम्परेचर का होगा तो फट भी सकता है। बिल्कुल। ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अच्छा, ऑरेंज का जो शेक है ये मैंने पहली बार सुना है, और अनम अक्सर वो चीजें बनाती हैं जो मैं पहली बार सुनती हूँ। अच्छा आयशा, अब आप ये भी होती हैं कि ये आपके सामने है। हाँ। ना बिल्कुल इसको कुछ हुआ है हमारे शेक को। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखें इसका कलर कितना अच्छा, इसका कलर कितना मजे का है, उसकी एक फील आ रही है कि ये बहुत मजे का होगा। ठीक है जी। और जो है इसको मज़ेदार सा जो ज़बरदस्त सा हमारा ड्रिंक है। और अनम, आप वाकई वो चीज़ें बनाती हैं कि उनको देख के भी मज़ा आता है, उनको खा के भी मज़ा आता है। ये जो ड्रिंक है, जो हमारा रूह अफ़ज़ा का ऑरेंज शेक है, ये बहुत ज़बरदस्त है ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ। ब्रेकफास्ट के अंदर अगर आप इसको लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप इसको शाम के टाइम लें या दोपहर के टाइम। बेहतर ये है कि आप इसको जो है सुबह के टाइम ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ। कि आपके तो खाने की जो आपको सम टाइम आपको ऐसा होता है कि आपको दोपहर के टाइम कुछ खाने की क्रेविंग हो रही होती है, तो उस वक्त आप उस क्रेविंग को कवर करने के लिए हम जो हमारा रूह अफ़ज़ा का ऑरेंज शेक है वो पी सकते हैं। हाँ, तो ये बड़ा ज़बरदस्त खाने से पहले या खाने के मतलब एक गैप के बाद। हाँ, एक गैप के बाद अगर आपको क्रेविंग हो रही है। और अगर आप डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको ये कर सकते हैं कि आप इसके अंदर जो हनी है वो ऐड ऑन करें, वनीला आइसक्रीम स्किप कर दे इसके अंदर। हाँ। से सिर्फ तो हमदर्द की हनी जो है आपको पता है कि वैसे ही नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है, तो वो फिर बहुत ज़बरदस्त रहती है, और हनी वैसे भी बॉडी के लिए बड़ी इफेक्टिव होती है। हाँ। तो वो भी आपके पास दो ऑप्शन। तो आज हमने आपको ज़बरदस्त सा ऑरेंज शेक बनाना सिखाया। यकीनन बहुत लोगों को इससे पहले नहीं शायद पता होगा ऑरेंज शेक के हवाले से, लेकिन अनम ने आपको ऑरेंज शेक बनाना सिखाया है। अब मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है, तो ये तो खैर बाद में ही मैं ट्राई करूँगी, पता चलेगा कैसा शेक है। लेकिन आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।